हेलो दोस्तों। तो अब हम आगे अगला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर है 1800 चैप्टर नंबर 17 शायद। 1857 की क्रांति के जो कारण थे वो मैंने आपको बता दिए थे। क्रांति में क्या क्या हुआ वो आपको बता दिए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन एक लूंगा। 1857 की क्रांति के जो फेलियर के मुख्य कारण थे वो क्या क्या थे। पहले आप ये समझ लीजिए, किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, महत्वपूर्ण रहते हैं जो तत्व या जो कारण, वो रहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी किस समय में वो युद्ध लड़ा गया है। अब आज का के समय में अगर युद्ध लड़ा जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण कारण या किसी भी युद्ध को जीतने में जो इम्पोर्टेंट रीजंस रहेंगे, तथ्य रहेंगे, वो रहेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हमेशा से ही महत्वपूर्ण था। क्यों? आज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जमाना है, साइबर अटैक्स होते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान या चाइना भारत पर साइबर अटैक करता है तो सबसे पहले मतलब अगर भारत का सारा सैटेलाइट सिस्टम खत्म कर देता है तो कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा मतलब आप युद्ध के मैदान में पूरी तरीके से एक अंधे की तरह खड़े रहेंगे। अब आपको पता ही नहीं कि आपकी सेना कहां पर है, क्या स्थिति है, सेना जीत रही है या हार रही है। ये इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह 1857 की क्रांति के जो असफलता के जो सबसे मुख्य कारण था, जो भारतीय सोल्जर्स थे, किसान थे, विद्रोही सैनिक थे, क्रांतिकारी थे, उनके पास आधुनिक संसाधन नहीं थे लड़ने में। वो जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे वो तीर, भाले, कमान थे और इनकी जो पहुंच थी वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं थी। लेकिन इनमें वीरता का जो भाव था, जो देश प्रेम था, जो मर मिटने का संकल्प था, वो अतुलनीय था। इसीलिए अंग्रेजों को इसे असफल बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करने पड़े। अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? पहला उनका टेलीग्राफ सिस्टम था। टेलीग्राफ सिस्टम मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम। उनको पता रहता था कि कहां पर कितने सैनिकों की आवश्यकता है, कहां पर विद्रोह सबसे ज्यादा क्रूरता या मतलब तेज चल रहा है, तो वहां पर वो अपनी सेना को रोटेट करते थे। और सेना को वहां भेजने के लिए उनके पास संसाधन थे, ट्रेन्स, रेलवे का इस्तेमाल करके इस रेलवे का इस्तेमाल करके वो अपनी सेना को बहुत ही कम समय में एक भाग से दूसरे भाग, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विस्तारित करते रहते थे, जिसके कारण विद्रोही सैनिक अपनी जीत को कायम ना रख सके। शुरू में तो विद्रोही सैनिकों ने विजय हासिल करी, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में वो शिथिल पड़ गए क्योंकि उनके पास भविष्य की योजनाएं नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों का जो कमांडर इन चीफ था, जो कमांड कर रहा था, वो युद्ध में कुशल थे। नो फ्यूचर प्लानिंग। और चौथा जो कारण है, जिसको मैं कारण नहीं मानता हूं, वो कारण क्या है कि इनका जो कमांड था, जो नेतृत्व था, अंग्रेज ऐसा बोला जाता है या कुछ किताबों में है कि अंग्रेजों का नेतृत्व ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा ताकतवर, बुद्धिमान नेतृत्व करता हो या हीरोज के हाथों में था, जैसे कॉर्नवालिस हो गया और जो भी कमांडर्स रहे हैं, ये सभी जो ब्रिटिश कमांडर्स रहे थे, वायसरायज रहे थे, गवर्नर जनरल्स रहे थे, ये सभी उत्तरी अमेरिका में वॉर के समय जॉर्ज वॉशिंगटन से बुरी तरीके से पराजित हुए थे। लेकिन यहां आकर उन्होंने खतरनाक योग्यता दिखाई, क्योंकि इनके पास इतिहास में एक खतरनाक पराजय का नेतृत्व था, मतलब उसके अध्ययन था, जिसके कारण वो यहां आकर उन चीजों को दूर करते रहे। अब यहाँ क्या था कि युद्ध के जो नेतृत्वकर्ता थे वो बहुत ही मतलब बुद्धिमान थे और युद्ध की भावना से ओतप्रोत थे, सामाजिक कल्याण करना चाहते थे और वीरता की अतुलनीय परिभाषा उनको पता थी। मतलब वो वीरता के लिए युद्ध के मैदान में वीरता प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। ये मानिए कि वो जीने मरने को एक खेल की तरह मान रहे थे। इसीलिए शुरुआती दौर में उनको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई, परंतु धीरे धीरे जब वो विजय प्राप्त करते गए, अपने अपने क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने
के कारण वो युद्ध को बहुत ज्यादा विस्तारित करने में ध्यान नहीं दे पाए। अब जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने जब युद्ध जीता, नाना राव ने जब युद्ध जीता, बेगम हजरत महल ने जब युद्ध जीता, और मुगल बादशाह ने जब दिल्ली में युद्ध जीता, तो इन्होंने अपने क्षेत्र में ही लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश कर लिया और ये मान लिया कि अंग्रेज पलटवार नहीं करेंगे। परंतु परंतु अंग्रेजों ने पलटवार किया और बहुत ही क्रूरता के साथ इस क्रांति को विफल कर दिया। तो और इसका चौथा कारण मैं आपको बता चुका हूं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। मतलब हथियार, गोले बारूद। तो ये इसके मुख्य कारण थे। और इसमें एक बुद्धिजीवी वर्ग जो था उसका योगदान नगण्य था। मतलब वो ये मानते थे कि अंग्रेज भारत को सभ्य बना रहे हैं और भारत मध्यकालीन अंधकार के युग से बाहर निकलेगा और नवीन और सांस्कृतिक नवीन जो विचारधारा है उसको अपनाएगा। और प्राचीन अंधकार का जो युग है, जो संस्कारों में या संस्कृति में, समाज में जो आडंबर भर गया है और जो आलस से भर गया है, जो परिवर्तन के नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, वो नियम टूट जाएगा और विज्ञान और तकनीकी का युग प्रारंभ होगा। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के बाद क्या समाज में परिवर्तन आए? तो सबसे पहले कि ये जो विद्रोह था ये मुख्य कंपनी के शासन के विरुद्ध था। तो सबसे पहले क्या हुआ? कंपनी के शासन का अंत हो गया। अब भारत में शासन किसका आ गया? भारत को के जितने भी क्षेत्रों को जीता गया था वो सभी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चले गए। तो ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन की महारानी, और ब्रिटेन की महारानी ने भारत की साम्राज्ञी का पद या उपाधि धारण की और कंपनी के शासन के अधीन जितने भी जो क्षेत्र थे वो सभी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आ गए। और 1858 में एक अधिनियम पास किया गया और इसी अधिनियम को बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब क्या था, भारत पर कोई भी नियम लागू किया जाता था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो पहले नियम पास होता था, उस पर चर्चा होती थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती थी, तब भारत में वो नियम लागू होता था। और इसी में पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में स्थान मिला, जिसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। ये केंद्रीकरण की शुरुआत थी, सेंट्रलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1773 का जो अधिनियम था, रेगुलेटिंग एक्ट, वो स्टार्टिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन था। वो प्रारंभिक बिंदु था जहां से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था और ये प्रारंभिक बिंदु था जहां से सेंट्रलाइजेशन, एक सेंटर अथॉरिटी पूरे देश को कमांड करती, ये वो बिंदु था। सामाजिक राजनीतिक दशाएं क्या थी? अब यहां पर क्या एक वैक्यूम बन गया था। जैसा कि आपको सभी को पता है कि अगर किसी पानी में से कोई, मतलब आप एक पानी की भरी बाल्टी में कोई ठोस लकड़ी का टुकड़ा डाल दें और उसको जब हटाएंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसके कारण पानी उस रिक्त स्थान को भरने की कोशिश करता है। उसी तरह समाज में भी ये प्रकृति होती है कि यहाँ पर सारे मध्यकालीन जो शासक थे, सामंत थे, वो हार चुके थे, तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था समाज में, राजनीतिक वैक्यूम बन गया था। अब समाज नए युग की तरफ गति करना प्रारंभ कर चुका था। अब सभी को लगने लगा था कि भारत कभी भी अंग्रेजों की दासता से मुक्त नहीं होगा। ऐसे में प्रारंभ होता है उदारवादी या विचारवादी व्यक्तियों का या महापुरुषों का, जिन्होंने समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया, जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, कितने महान व्यक्ति हुए, महापुरुष हुए, जिन्होंने समाज को नवीन चेतना से भर दिया। विवेकानंद तो महापुरुषों की श्रेणी में, मतलब चमकते हुए सितारे की तरह प्रतीत होते हैं। जब आप सभी को जैसे शिकागो में 1893 का पता होगा कि शिकागो के धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने भारत को कितने उच्च स्तर तक उठा दिया था, पूरी दुनिया भारत का लोहा मानने लगी थी।
धर्म जो था अभी भी लोगों के जीवन और रहन सहन का मुख्य भाग था। कैसे? क्योंकि वो मतलब भारत अभी भी धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्य और शूद्रों में छुआछूत अपने मतलब बहुत ही मुख्य छुआछूत हो गया, बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया। सती प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, लेकिन तब भी सती होती थे। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारत में भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारतीयों के यदि धर्म में आप हस्तक्षेप करेंगे तो ये फिर से कुछ न कुछ विद्रोह करेंगे। राजनीतिक संगठन, अब जो बचे हुए जो सामंत थे, जो जमींदार थे, उन्होंने इस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने का प्रयास किया और कोशिश की कि राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर भारतीयों को जगाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि अपने अपने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन स्टार्ट कर दिया। मतलब आपने शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन की थ्योरी पढ़ी होगी कि जब एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो अपने से 4 व्यक्तियों को शिक्षित करने का प्रयास करता है। जैसे आप अगर शिक्षा पा लेंगे तो क्या करेंगे कि आपके आसपास के जो लोग हैं, भले वो किताबें ना पढ़ते हो, लेकिन आपके जो प्रवचन होंगे, जो विचार होंगे, उनसे वो प्रभावित होंगे। जैसे आज के दौर में शिक्षा के क्षेत्र में जगमगाते हुए सितारे आप सभी को पता होगा कि माननीय विकास दिव्य कीर्ति सर हो गए, अवध ओझा सर हो गए, खान सर हो गए, और भी बहुत से लोग हैं जिनमें बहुतों के नाम मुझे नहीं पता है। और जैसे अमन शर्मा सर हो गए और मृणाल सर हो गए, ये क्या नाम है, ये सभी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। भले अब ये किसी उच्च पद पर नहीं है, लेकिन किसी उच्च पद को धारण नहीं किए हुए, परंतु इन्होंने अपनी शिक्षा या अपनी शिक्षित होने से अपने आसपास के लोगों को भी उस शिक्षा से परिचित करवाया है। जैसे कि आप ये मान सकते हैं, भगवान राम हो गए, कृष्ण हो गए, और जितने भी शिक्षित पुरुष या महापुरुष या जिनको हम भगवान की श्रेणी में रखते हैं, उनका वो एक दिए की तरह है। जैसे दिए की एक खूबसूरत बात क्या होती है, वो खुद तो प्रकाशित होता ही है, समाज को भी प्रकाशित करता है। एक छोटी सी लौ से, एक छोटी सी मोमबत्ती से आप 1000 दिए जला सकते हैं, वो 1000 दिए पूरे समाज को प्रकाश देंगे। सेम यही जो शिक्षित वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जैसे जिनके मैंने नाम लिए, ये सभी खुद तो शिक्षित है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और एक कमरे में बैठ गए और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। नहीं, इन्होंने अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान से, अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान से समाज को भी प्रकाशित करने का प्रयास किया है। इनका ज्ञान समाज को एक नई दिशा दे रहा है। सेम जो चीज है वो इस समय के बुद्धिजीवी वर्गों ने की थी। क्या किया था? ये पहले खुद शिक्षित हुए, विदेशों में जाकर ICS की परीक्षा पास करी, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज या कलकत्ता यूनिवर्सिटीज से अध्ययन किया, और उसके बाद जो अध्ययन, जो ज्ञान इन्होंने शिक्षा से प्राप्त किया, वो समाज के दूसरे वर्गों को भी दिया। तो आज यही रखते इसके बाद आगे बढ़ेंगे।